हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर द वेस्ट बंगाल स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर आप सबके लिए होने वाला है। आप इन पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करके अपनी प्रिपरेशन को इंप्रूव यहाँ पर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर यूजीसी नेट एग्जाम प्रिपरेशन। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन एवर स्टडी क्लासेस वेबसाइट एज वेल एज ऑन ऐप। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी आर फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस। आपके ऑप्शंस हैं एक्सटर्नली, इंटरनली, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एम्प्लॉयज। तो आपको बताना है कि जो कंपनी इमेज है और ब्रांड इक्विटी है, ये जो फैक्टर्स होते हैं बिजनेस को किस तरह से इफेक्ट करते हैं। तो अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, इन दोनों को आप एलिमिनेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सेंस ही नहीं बन रही लाइन में। कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी और फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस, गवर्नमेंट पॉलिसी, एम्प्लॉयज नहीं हो सकता। एक्सटर्नली या इंटरनली, दोनों में से एक आंसर आपका होगा। So, क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर? तो सही आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनली। सो देखो, जो कंपनी इमेज है और ब्रांड इक्विटी है, ये इंटरनल फैक्टर हैं जो किसी भी बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स होते हैं? इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जिन्हें कंपनी कंट्रोल कर सकती है, जो कंपनी के हाथ में है, जिनके ऊपर आपका कंट्रोल है। एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कि मार्केट है, जैसे कि पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इनके ऊपर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन आपकी जो खुद की इमेज है और आपकी जो ब्रांड इक्विटी है, ये बिल्कुल आपके हाथ में है। अपने एफर्ट से आप अपनी इमेज को भी सुधार सकते हो और अपनी ब्रांड इक्विटी को भी डेवलप कर सकते हो। दोनों ही चीजें आपके कहीं ना कहीं हाथ में है। तो इसलिए कंपनी इमेज और ब्रांड इक्विटी ये इंटरनल फैक्टर्स हो जाएंगे जो किसी भी बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांडिंग इज अ डैश फंक्शन। सो आपको बताना है ब्रांडिंग कौन सा फंक्शन होता है। चार ऑप्शंस आपके पास यहां पर दिए हुए हैं, एक्सचेंज, फैसिलिटेटिंग, फिजिकल सप्लाई एंड सोशल। सो आपको बताना है ब्रांडिंग कौन सा फंक्शन है। बट विल बी द राइट आंसर? तो सही आंसर हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रांडिंग इज अ फैसिलिटेटिंग फंक्शन ऑफ एनी बिजनेस। पहले आप हमें यहाँ पर समझना होगा ब्रांडिंग होती क्या है। तो ब्रांडिंग का मतलब है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम अपने प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज के बारे में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव परसेप्शन जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम ये हमारे प्रोडक्ट्स की हो सकती है, सर्विसेज की हो सकती है, कंपनी की हो सकती है। सो अवर फोकस इज ऑन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव परसेप्शन अबाउट कंपनीज प्रोडक्ट, सर्विस और ओवरऑल कंपनी। कहाँ पे हमें ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव परसेप्शन क्रिएट करनी है? कंज्यूमर के माइंड में करनी है। तो कस्टमर जो है हमारा, उसके माइंड में हमारी पॉजिटिव परसेप्शन बने, उसके लिए हम वेरियस एक्टिविटीज को फॉलो करते हैं, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट के लिए कुछ लोगोज, कुछ डिजाइन, अपनी मिशन स्टेटमेंट, इन सभी का यूज करते हैं ताकि हमारी जो है एक पर्टिकुलर ब्रांड क्रिएट हो। तो इसी पूरी प्रोसेस को हम ब्रांडिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये जितनी भी सारी प्रोसेसेस हम करते हैं, ये सारी है रिफ्लेक्ट होती हैं हमारी हर तरह की मार्केटिंग कम्युनिकेशन में, जो भी मार्केटिंग एक्टिविटी हम करने वाले हैं। और ये फैसिलिटेटिंग फंक्शन क्यों है? फैसिलिटेटिंग फंक्शन का बेसिकली मतलब है कि आपको हेल्प कर रहा है आपके ओवरऑल बिजनेस में। सो ब्रांडिंग करने से ही आप सिर्फ सक्सेसफुल नहीं हो जाओगे। आपने ब्रांडिंग कर दी अपने प्रोडक्ट की, ये गारंटी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि ये एक फैसिलिटेटिंग फंक्शन है जो बिजनेस को फैसिलिटेट कर रहा है ग्रो होने में। सो ब्रांडिंग इज अ फैसिलिटेटिंग फंक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहेवियर एग्जिबिटेड बाय परचेजिंग ए कार इज एन एग्जांपल ऑफ। सो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जब भी एक कंज्यूमर एक कार को परचेज करना चाहेगा, सो कौन सा बिहेवियर शो करेगा। सो कंज्यूमर बिहेवियर में हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, चार तरह के हमारे बाइंग बिहेवियर होते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि उन चार बिहेवियर्स में से जब एक कंज्यूमर कार परचेज करेगा, सो कौन सा बिहेवियर शो करेगा। चार ऑप्शन है आपके सामने, dissonance reducing buying behavior, B is variety seeking buying behavior, C is complex buying behavior, and D is habitual buying behavior. What will be the right answer? So इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर सी, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो,
जब भी एक कंज्यूमर कार परचेज करने जाएगा तो उस केस में क्या होगा, उसकी इन्वॉल्वमेंट भी हाई होगी और जो ब्रांड्स में डिफरेंसेस होते हैं वो भी आपको सिग्निफिकेंट देखने को मिलेंगे। जो कार्स इनमें काफी ज्यादा वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट भी हाई देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और डिफरेंसेस भी हैं, तो हम बोलेंगे कि जो बाइंग बिहेवियर है वो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर यहाँ पर होगा। इसके बाद है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। ये पर्टिकुलर बिहेवियर हमें उस केस में देखने को मिलता है जब कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट तो काफी ज्यादा हाई है लेकिन उस जो ब्रांड्स हैं उसमें डिफरेंसेस भी काफी कम है। कि यहाँ पर कंज्यूमर को क्या लगता है परचेज करने के बाद कि उसने कहीं गलत प्रोडक्ट तो नहीं खरीद लिया, क्या इससे बेहतर वो खरीद सकता था या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बेड खरीदना है, ठीक है, तो आप बेड खरीदने जा रहे हो या फिर आप अलमीरा खरीदने जा रहे हो, तो वहां पर जो ब्रांड्स हैं उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस नहीं होते उतने ज्यादा, लगभग सेम ही चीज है आपको, ठीक है। लेकिन वो क्या है, ये जो जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं ये महंगे होते हैं इनमें, क्योंकि कंज्यूमर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो हाई है। महंगा प्रोडक्ट है तो इन्वॉल्वमेंट हाई हो जाएगी, लेकिन जो ब्रांड्स हैं उनमें डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर कंज्यूमर्स की आपको दिखती है इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा लो और जो ब्रांड्स हैं उनमें जो डिफरेंसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है, तो उसको हम कहते हैं हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, जो जनरली हम शो करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। आपको सॉल्ट खरीदना है, आपको माचिस खरीदनी है, ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें इन्वॉल्वमेंट भी लो होगी क्योंकि जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा नहीं है और जो डिफरेंसेस है ब्रांड्स में वो भी नहीं है। इसके अलावा जब कंज्यूमर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो लो होती है लेकिन जो डिफरेंसेस हैं ब्रांड में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो होती है वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। इस पर्टिकुलर बिहेवियर में जो कंज्यूमर है वो वैरायटी देखता है, इसको वैरायटी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स के केस में कंज्यूमर जो है वो वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर दिखाता है। इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है लेकिन सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आपको ब्रांड्स में देखने को मिलते हैं। सो कार के केस में हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, जहां पर इन्वॉल्वमेंट भी हाई है और सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस भी ब्रांड्स में आपको हाई देखने को मिलेंगे। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशल क्लास इज एन एलिमेंट ऑफ। तो हमें बताना है कि सोशल जो क्लास है वो कौन से फैक्टर का एलिमेंट होता है। चार ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, सोशल, कल्चरल, पर्सनल या फिर इकोनॉमिक। तो सोशल क्लास किस में आएगा? What will be the right answer? सही आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, कल्चरल फैक्टर्स। तो सोशल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो सोशल क्लास है उसकी जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है दैट कैन वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। सो अगर ओवरऑल हम बात करें सो कल्चरल फैक्टर में हमारी सोशल क्लास जो है वो फॉल होगी। कल्चरल जो हमारे फैक्टर्स होते हैं उसमें सोशल क्लास के अलावा हमारी वेरियस जो वैल्यूज होती हैं जो हम फॉलो करते हैं, वेरियस आइडियोलॉजीज होती हैं, ये सारी जो है वो आती हैं जब भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर ग्रुप कुछ सेट ऑफ वैल्यूज, कुछ सेट ऑफ बिलीव्स के ऊपर काम करता है, कुछ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे काम करता है, तो उन सभी फैक्टर्स को हम बोल देते हैं कल्चरल फैक्टर्स। और जिस तरह से भी हम बिहेव करते हैं, हमारा जो बिहेवियर होता है जब भी हम कोई प्रोडक्ट बाई करने जा रहे हैं, ओवरऑल जो भी हमारा बिहेवियर होता है वो सारा जो है वो हमारे कल्चरल फैक्टर से इम्पैक्ट होता है। तो जो सोशल क्लास है वो हमारे कल्चरल फैक्टर में आ जाएगी, क्योंकि कल्चर टू कल्चर सोशल क्लास की जो डेफिनेशन है वो वेरी कर सकती है, ठीक है। सो ओवरऑल हमारे कल्चरल फैक्टर का पार्ट हम इसे मान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम एंड ब्रेथ डायमेंशंस आर टू मेजर डायमेंशंस ऑफ। तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो टाइम एंड ब्रेथ डायमेंशंस हैं, ये जो दो डायमेंशंस होते हैं ये किस चीज के हैं? क्या ये सोशल मार्केटिंग के हैं, सेल्स मैनेजमेंट के हैं, सोसाइटल मार्केटिंग के हैं या फिर कंज्यूमरिज्म के हैं? So, क्या होगा इसका राइट आंसर? चार ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है टाइम एंड ब्रेथ डायमेंशन जो है वो किसके टू मेजर डायमेंशंस हैं। बट विल बी द राइट आंसर? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज सोसाइटल मार्केटिंग। तो सोसाइटल मार्केटिंग के टाइम एंड ब्रेथ डायमेंशन जो है ये टू मेजर डायमेंशन होते हैं सोसाइटल मार्केटिंग के। मतलब क्या है इसका? तो सोसाइटल मार्केटिंग का पहले आपको पता होना चाहिए। सोसाइटल मार्केटिंग का बेसिकली मतलब है कि हम जब भी कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटी करेंगे उसमें हम सोसाइटी का ध्यान रखेंगे, जो हमारी ओवरऑल सोसाइटी है उसके वेलफेयर का हम ध्यान रखेंगे, दैट इज द सोसाइटल मार्केटिंग। तो सोसाइटल मार्केटिंग के टू मेजर डायमेंशन होते हैं, टाइम एंड ब्रेथ डायमेंशन। तो टाइम डायमेंशन का बेसिकली मतलब है कि जब भी आप कोई मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहे हो आपको टाइम का ध्यान रखना है। टाइम का यहाँ पर बेसिकली मतलब है कि लॉन्ग रन में आपकी जो भी एक्टिविटीज है, मार्केटिंग एक्टिविटीज जो भी आप कर रहे हो, लॉन्ग रन में उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है ओवरऑल
एनवायरमेंट के ऊपर, ओवरऑल कम्युनिटी के ऊपर। एंड ब्रेथ डायमेंशन का मतलब है कि बेसिकली आपको सिर्फ अपने प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना है, ओवरऑल सोसाइटी का जो वेलफेयर है, बाकी जो चीजें हैं उनको भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अगर आपका प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट दे रहा है तो उस प्रॉफिट के साथ साथ आपको बाकी चीजें भी ध्यान रखनी है, जैसे कि हम ट्रिपल बॉटम लाइन का जो कंसेप्ट है वो फॉलो करते हैं, पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉफिट। सो आपको इन तीनों का ध्यान रखना है। यही यहाँ पर बात हो रही है कि सिर्फ प्रॉफिट की तरफ नहीं देखना है, बाकी सारे डायमेंशंस की तरफ भी आपको देखना है। तो इसलिए दो मेजर डायमेंशन जो है वो होते हैं societal marketing. So right answer will be option number C. Next question is serving a small market not served by competitors is known as. So यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक स्मॉल सेगमेंट है, एक मार्केट का एक स्मॉल मार्केट है जिसको आपने आपके कंपटीटर ने सर्व नहीं किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? चार आपके पास ऑप्शंस हैं, टारगेट मार्केटिंग, लोकल मार्केटिंग, नीश मार्केटिंग या फिर इंटरनेशनल मार्केटिंग। बट विल बी द राइट आंसर। एक स्मॉल मार्केट है जिसको सर्व नहीं कर पाया आपका कंपटीटर, उसको हम क्या बोलेंगे? और जो आपके लिए एक तरह से मार्केट हो सकता है टारगेट करने के लिए, सो इसको हम बोलेंगे क्या? बट विल बी द राइट आंसर। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज नीश मार्केटिंग। नीश मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? नीश मार्केटिंग का मतलब है एक ऐसा सेगमेंट जो एक पर्टिकुलर लार्ज मार्केट में है, लेकिन वो स्मॉल इन साइज है। एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जिसकी जो नीड्स हैं वो यूनिक हैं, उनकी प्रेफरेंसेस भी यूनिक हैं, और उस पर्टिकुलर सेगमेंट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यानी कि एक बड़े मार्केट में आप एक छोटे मार्केट को, एक छोटे सेगमेंट को जो है वो टारगेट कर रहे हो, तो उसे हम बोल देते हैं नीश मार्केटिंग। जैसे कि आपका मान लो ये पूरा मार्केट का एरिया है, तो मान लो यहाँ पर अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया को टारगेट कर रहे हो, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये टोटल पॉपुलेशन है जिसे आप टारगेट कर सकते हो, तो आपने यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को जो है वो टारगेट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये सारा आपका पॉपुलेशन एरिया है जिसमें मेंस भी हैं, वुमेन भी हैं, चिल्ड्रन भी हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप को वो बिलोंग करते हैं। तो आपने देखा कि मुझे एक सेगमेंट टारगेट करना है जिसमें जो लड़कियां हैं मैं उनको टारगेट करूंगा, उनके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाऊंगा। सो जो यंग लड़कियां हैं उनके लिए, उनको मैं टारगेट करूंगा। सो आपने एक छोटा सा सेगमेंट उठा लिया, यंग गर्ल्स आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, तो इसको हम बोलते हैं नीश मार्केटिंग। जब भी आप अब इनको टारगेट करोगे, अपने प्रोडक्ट्स को इनको सेल करने की कोशिश करोगे, तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम बोलते हैं नीश मार्केटिंग। जब एक बहुत बड़े लार्ज पॉपुलेशन में से, लार्ज टारगेट ग्रुप में से आपने एक पर्टिकुलर ग्रुप को चूज किया है, आंसर विल बी नीश मार्केटिंग, ऑप्शन नंबर सी। Next question is the act of creating an image about a product or brand in the mind of customer is known as. सो ऐसा एक्ट जिसमें हम अपने प्रोडक्ट या अपनी ब्रांड की एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कस्टमर के माइंड में, उसे हम बोलते क्या हैं? चार ऑप्शन है आपके पास, पोजिशनिंग, लाइफस्टाइल सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या फिर मार्केट सेगमेंटेशन। बट विल बी द राइट आंसर। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द आंसर इज पोजिशनिंग। पोजिशनिंग का मतलब क्या है? पोजिशनिंग का मतलब होता है जहां पर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, एक पर्टिकुलर सर्विस से रिलेटेड हम अपने कंज्यूमर के माइंड में एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, इसी को हम पोजिशनिंग बोलते हैं। ठीक है, सिगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, ये प्रोसेस होती है। सबसे पहले आप अपने मार्केट को सिगमेंट करते हो, फिर आप देखते हो कि आपको टारगेट जो है वो करना किसे है, और फिर आप क्या करते हो कि जो भी आपका प्रोडक्ट है या सर्विस है उसके बारे में एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हो इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड पोजिशनिंग। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेडमार्क इज अ। सो ट्रेडमार्क क्या होता है? चार ऑप्शन है आपके पास। क्या ये नेम है, क्या ये सिंबल है, डिजाइन है या फिर रजिस्टर्ड ब्रांड है? आपको बताना है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर क्या होगा। ट्रेडमार्क क्या होगा? एनी नेम, सिंबल, डिजाइन और रजिस्टर्ड ब्रांड। बट विल बी द राइट आंसर। तो सही जवाब हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज रजिस्टर्ड ब्रांड। सो ट्रेडमार्क क्या होता है? ये एक रजिस्टर्ड ब्रांड होता है और किसी भी कंपनी का एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है जिसमें साइन हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है, जिसके थ्रू हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर सर्विस को आइडेंटिफाई करते हैं दूसरों से। ठीक है,
सो द ट्रेडमार्क ओनर कैन बी एनी इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, या फिर कोई भी लीगल एंटिटी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ट्रेडमार्क इज अ रजिस्टर्ड ब्रांड। ठीक है, रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है हमें ट्रेडमार्क और फिर वो हमारे नाम के ऊपर हो जाता है, कोई दूसरा उसे यूज नहीं कर सकता, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। Next question is subdividing market into homogeneous subsections of customers is known as। So हम अपने मार्केट को जब एक जैसे सेगमेंट्स में homogeneous subsections में डिवाइड करते हैं तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते क्या हैं? कि ये टारगेट मार्केटिंग है, कि ये मार्केट सेगमेंटेशन है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, या फिर मार्केट पेनिट्रेशन है? बट विल बी द राइट आंसर, क्या होगा इसका सही जवाब? तो सही आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज मार्केट सिगमेंटेशन। सो मार्केट सिगमेंटेशन क्या होती है? मार्केट सिगमेंटेशन हमारी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं जिन्हें हम टारगेट करने वाले हैं, जो हमारा ब्रॉडर मार्केट होता है, जो अवेलेबल मार्केट प्लेस होता है, उसे हम सब सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं और ये जो हमारे ग्रुप्स होते हैं ये होमोजेनियस होते हैं, यानी कि एक जैसे होते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? सो दैट वी कैन नो कि किस पर्टिकुलर सेगमेंट को हम टारगेट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम इस मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं। और ये जो भी हमारे सब सेक्शंस होते हैं हमारे मार्केट सेगमेंटेशन में, हमारे मार्केट के, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी कि एक जैसी उनकी लाइकिंग्स हो सकती हैं, एक जैसी प्रेफरेंसेस हो सकती हैं। ठीक है, तो किसी न किसी बेसिस के ऊपर जो है हम यहाँ पर मार्केट को सेगमेंट कर देते हैं। इट कुड बी बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक फैक्टर्स, कुड बी बेस्ड ऑन साइकोग्राफिक फैक्टर्स, कुड बी बेस्ड ऑन जियोग्राफी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स इज नॉट अ डेमोग्राफिक वेरिएबल। सो हमें हमसे पूछा गया है कि डेमोग्राफिक वेरिएबल इनमें से कौन सा नहीं है। तो जो मार्केट सेगमेंटेशन हम करते हैं वो हम डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर भी करते हैं। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि डेमोग्राफिक वेरिएबल इनमें से कौन सा नहीं है, नॉट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आपके ऑप्शन है एज, जेंडर, इनकम या फिर लाइफस्टाइल। बट विल बी द राइट आंसर? तो सही आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज लाइफस्टाइल। सो अगर मैं डेमोग्राफिक सिगमेंटेशन की यहां पर बात करूं, सो डेमोग्राफिक सिगमेंटेशन में आप देख सकते हैं हमारी एज आएगी, जेंडर आएगा, इनकम आएगी, एजुकेशन, फैमिली लाइफ साइकिल, रिलीजन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो ये सारे हमारे जो है वो डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं उनको बेसिकली हम डेमोग्राफिक वेरिएबल्स बोलते हैं। सो एज, जेंडर, इनकम, ये हमारे यहाँ पर तीनों डेमोग्राफिक वेरिएबल्स है। लेकिन जो लाइफ स्टाइल है इट इज नॉट अ डेमोग्राफिक वेरिएबल। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कीमिंग प्राइस रिलेट्स टू। तो स्कीमिंग प्राइसिंग का क्या मतलब होता है ये आपको बताना है, किससे रिलेटेड है स्कीमिंग प्राइसिंग। ऑप्शन नंबर ए है चार्जिंग कंपिटिटिव प्राइस, बी इज चार्जिंग इनिशियली हाई प्राइस, सी इज चार्जिंग इनिशियली लो प्राइस, एंड द डी ऑप्शन इज मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। बट विल बी द राइट आंसर? तो सही आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्जिंग इनिशियली हाई प्राइस। तो प्राइस स्कीमिंग का क्या मतलब होता है? एक ये ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी है जिसमें जो फर्म है वो इनिशियली जब भी वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है मार्केट में, कोई भी फर्म, उस टाइम पर जो प्राइस होता है वो हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस जो है वो चार्ज करते हैं। ठीक है, और कस्टमर्स जब उन्हें पे करते हैं हाईएस्ट प्राइस एट द इनिशियल स्टेज, तो उस टाइम पर वो जल्दी जल्दी क्या कर लेते हैं, अपनी जो भी उनकी कॉस्ट होती है उसको रिकवर कर लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वो वहां पर करने की कोशिश करते हैं। किस केस में प्राइस स्कीमिंग हो सकती है? प्राइस स्कीमिंग उस केस में होगी जब कंपनी जो प्रोडक्ट सेल कर रही है दैट इज इनोवेटिव इन नेचर, जो मार्केट में नया नया आया है और कंज्यूमर्स को काफी पसंद भी है, उस केस में मार्केट स्कीमिंग करी जा सकती है। तो जैसे जैसे वो प्रोडक्ट सेल होता जाएगा, कंज्यूमर्स को ज्यादा पसंद करेंगे, नए नए कंपटीटर्स मार्केट में आ जाएंगे और उसके बाद आप प्राइस स्कीमिंग नहीं कर सकते, आपको बाद में आपका प्राइस जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोअर करना पड़ जाता है। तो प्राइस स्कीमिंग जो है वो इनिशियल स्टेज के ऊपर कंपनीज करती हैं, हायर प्राइस जो है वो चार्ज करती हैं और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के केस में होता है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ सेल्स प्रमोशन। तो हमें यहाँ पर बताना है सेल्स प्रमोशन का इनमें से टूल कौन सा नहीं है। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास, सेल्स कंटेस्ट, फ्री गिफ्ट्स, C is point of purchase display, and D is public relations. So what will be the right answer? तो सही आंसर हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पब्लिक रिलेशंस इसका हमारा आंसर हो जाएगा। सेल्स प्रमोशन होती क्या है बेसिकली, सेल्स प्रमोशन जो है एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें जो बिजनेसेस होते हैं वो शॉर्ट टर्म कैंपेन्स को यूज करते हैं टू क्रिएट द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, तो सेल्स प्रमोशन का बेसिकली यूज कंपनी शॉर्ट टर्म में करती है, शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स होती हैं हमारी सेल्स प्रमोशन, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती हैं। तो जैसे कि कंपनी जैसे कोई कंटेस्ट चलाती हैं, फ्री गिफ्ट्स प्रोवाइड करती हैं, ये बाई वन गेट वन फ्री इस तरह की होता है, डिस्काउंट्स देती हैं, रिबेट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले है, तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये हमारी सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स होती हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए कंपनीज फॉलो करती हैं। लेकिन जो पब्लिक रिलेशंस होता है ये हमारे सेल्स प्रमोशन का पार्ट नहीं है, ये हमारे ओवरऑल जो हमारा प्रमोशनल मिक्स होता है उसका पार्ट है। ठीक है, पब्लिक रिलेशन जनरली लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। अगर आप किसी से अच्छा रिलेशन बना रहे हैं, पब्लिक रिलेशन अच्छा बना रहे हैं, सो दैट विल बी फॉर द लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोड्यूसर्स ऑफ कन्वीनियंस गुड्स टिपिकली प्रेफर। तो आपसे पूछा गया है जो कन्वीनियंस गुड्स को जो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी वो फॉलो करेंगे, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर इंटरमिटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। बट विल बी द राइट आंसर? सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। कन्वीनियंस गुड्स के लिए जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। कन्वीनियंस गुड्स होती क्या है, कन्वीनियंस गुड्स वो गुड्स होती हैं जनरली जिन्हें हम डे टू डे बेसिस के ऊपर बाई करते हैं, जिनके केस में कई बार हम इंपल्सिव बाइंग भी करते हैं। ठीक है, सो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन इन पर्टिकुलर गुड्स के केस में यूज होता है। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसे फॉर्म है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का जिसमें जो कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट जो है वो स्मॉल वेंडर से लेकर के बड़े स्टोर तक हर जगह सेल करती है, यानी कि इंटेंसिव, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है कि हर जगह इसको सेल किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको स्पेसिफिक स्टोर्स के ऊपर ही मिलेगा, आपको छोटे से छोटा स्टोर है वहां पर भी ये प्रोडक्ट दिखेगा और बड़े से बड़े मॉल में भी ये प्रोडक्ट जो है वो दिख जाएगा। ठीक है, तो अगर कस्टमर कहीं भी जाता है, कहीं भी वो चला जाएगा वहां पर उसको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे कि एक टूथपेस्ट है, वो आपको छोटी दुकान पे भी मिलेगा, आप मॉल में जाओगे वहां भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम डे टू डे बेसिस के ऊपर यूज करते हैं, ठीक है, जिनकी काफी ज्यादा सेलिंग होती है, इस केस में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो यूज करते हैं इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। Next question is the attempt to build and or maintain a good corporate image is referred to as। तो जब एक कंपनी ट्राई करती है कि वो अपनी एक अच्छी कॉर्पोरेट इमेज बनाए तो इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शंस हैं एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशंस, या फिर सेल्स प्रमोशंस। बट विल बी द राइट आंसर? तो सही जवाब हमारा इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज पब्लिक रिलेशंस। तो पब्लिक रिलेशंस एक ऐसी स्ट्रेटजीज होती है, एक ऐसी कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज अपनी एक जो इमेज है पब्लिक के साथ उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करती हैं। इसके लिए काफी ज्यादा जो एफर्ट्स हैं वो करने पड़ते हैं और कंपनीज जो है वो काफी ज्यादा टेक्टिक्स का यूज भी करती हैं टू मेंटेन देयर पब्लिक रिलेशंस। ठीक है, पब्लिसिटी में यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। पब्लिसिटी जो है देखिए वो खुद भी हो जाती है, कंपनी पब्लिसिटी के लिए एफर्ट नहीं करती। आपने कोई काम किया और आपकी पब्लिसिटी हो गई, एक से दूसरी जगह वो एक तरह से चलता जा रहा है, कि वायरल होती जा रही है आपके बारे में कोई भी न्यूज, तो उसको हम पब्लिसिटी बोल सकते हैं। पब्लिक रिलेशंस में कंपनी खुद एफर्ट करती है, वो खुद कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेसेस को फॉलो करेगी, कुछ ऐसे मेथड्स को यूज करेगी जिससे उसकी पॉजिटिव इमेज बने पब्लिक के साथ, तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक रिलेशंस। तो राइट आंसर है विल बी पब्लिक रिलेशंस, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रमोशनल टूल विच इज यूजफुल ड्यूरिंग द डिक्लाइन स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज। तो ऐसा कौन सा प्रमोशनल टूल है जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के डिक्लाइनिंग स्टेज के ऊपर जो है वो यूज होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चार ऑप्शन है आपके पास, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी या फिर एडवर्टाइजिंग। व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की डिक्लाइन स्टेज के टाइम पर हम यूज करेंगे सेल्स प्रमोशन। डिक्लाइन स्टेज जब किसी भी प्रोडक्ट की आती है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की आती है, तो उस टाइम पर होता क्या है, इस स्टेज के ऊपर जो कंपनी की सेल्स है वो गिरने लगती है। ठीक है, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं और सब्सटीट्यूट्स प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके होते हैं, तो आप इतनी आसानी से अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं पाते हो, सैचुरेशन हो चुकी होती है और आपकी सेल्स जो है वो डिक्लाइनिंग स्टेज में होती है। तो इस सिनेरियो में कंपनीज यूज करती हैं सेल्स प्रमोशन। इस तरह के मेथड्स को यूज किया जाता है ताकि शॉर्ट टर्म में आप अपनी सेल्स को जो है वो जनरेट कर सको। तो पहले भी हमने पढ़ा कि सेल्स प्रमोशन क्या है, जिसमें कुछ टेक्टिक्स का यूज कंपनी करती है ताकि वो अपनी सेल्स को जनरेट कर सके शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में। तो शॉर्ट पीरियड में जब आपको अपनी सेल्स जनरेट करनी होती है, उस केस में सेल्स प्रमोशन की टेक्टिक्स का यूज किया जाता है। और डिक्लाइनिंग स्टेज में जब आपका जो प्रॉफिट है वो भी कम हो रहा होता है, आप डिक्लाइनिंग स्टेज के ऊपर हो, तब आप सेल्स प्रमोशन का यूज करते हो कि जितना आपको प्रॉफिट मिल सकता है आप ले लो शॉर्ट टर्म में। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। Next question is which one of the following element is not in the marketing mix of tangible product। तो आपको यहाँ पर बताना है कि tangible products का जो marketing mix होता है उसका element इन चार options में से कौन सा नहीं है। आपके options हैं price, product, promotion या फिर package। What will be the right answer? तो सही आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा जो मार्केटिंग मिक्स है उसमें क्या होता है, हमारा उसमें चार पीस हमारे आते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। पैकेजिंग उसमें नहीं है। ठीक है, सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काफी सिंपल ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट का हमारा जो एनवायरमेंट होता है उसको हम इंटरनल और एक्सटर्नल में बांटते हैं। जो एक्सटर्नल हमारा एनवायरमेंट होता है उसको हम माइक्रो और मैक्रो दो तरह से बांट सकते हैं। सो आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट माइक्रो मार्केटिंग एनवायरमेंट का नहीं है। आपके ऑप्शन हैं पब्लिक, सप्लायर्स, टेक्नोलॉजिकल या फिर कंपिटिटर्स। कौन सा यहाँ पर जो फैक्टर है वो माइक्रो मार्केटिंग एनवायरमेंट का नहीं है? बट विल बी द राइट आंसर। तो सही जवाब हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा मार्केटिंग एनवायरनमेंट है उसका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसे हम दो तरह से बांट सकते हैं, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो। सो माइक्रो एनवायरनमेंट में हम यहाँ पर देखेंगे जो कंपनी के थोड़ा ज्यादा क्लोज होता है, जैसे कि कंपनी, सप्लायर्स, कस्टमर्स, इंटरमीडियरीज, कंपिटिटर्स, पब्लिक्स। तो ये सारे हमारे क्या आ जाएंगे, ये माइक्रो एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। लेकिन ऐसे फैक्टर्स जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि डेमोग्राफिक्स, इकोनॉमी, नेचुरल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स, ये सारे हमारे हो जाएंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स। ठीक है, सो टेक्नोलॉजिकल जो हमारा एनवायरनमेंट होता है इट इज द मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सर्विस। तो एक सर्विस की कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से कौन सी नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो हमारी जो सर्विसेज होती हैं चार तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें देखी जाती हैं, आपको बताना है कौन सी इनमें से नहीं है। आपके ऑप्शन हैं इंटेंजिबिलिटी, होमोजेनियस, पर्शिएबल या फिर इनसेपरेबल। बट विल बी द राइट आंसर? तो सही आंसर हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। होमोजेनियस देखो नहीं होती हैं, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, वेरियस एग्जाम्स में, कि जो हमारी सर्विसेज होती हैं उनकी चार कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं। तो फोर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी सर्विसेज की वो है इंटेंजिबिलिटी, दूसरा है इनसेपरेबिलिटी, तीसरा है वेरिएबिलिटी और चौथा है पर्शियबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब है बेसिकली हेट्रोजीनियस होती हैं, होमोजीनियस नहीं होती हैं, एक जैसी नहीं होती हैं। ठीक है, हेट्रोजीनियस है, तो इसलिए हमारा होमोजीनियस यहाँ पे हट जाएगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडिशनल पीस ऑफ सर्विस मार्केटिंग मिक्स आर। तो सर्विस मार्केटिंग मिक्स की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे फोर पीस हैं,
ठीक है, जो ट्रेडिशनल हमारे 4 पीस होते हैं, इसके अलावा हम 3 और पीस की बात करते हैं। तो यही हमारे से यहाँ पर पूछा गया है कि जो एडिशनल पीस हैं सर्विस मार्केटिंग मिक्स के, वो कौन कौन से होते हैं। ए ऑप्शन है पीपल, फिजिकल एविडेंस, पैकेजिंग। बी ऑप्शन इज पीपल, प्रोसेस एंड पैकेजिंग। सी ऑप्शन इज पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस, and D option is physical evidence, process and packaging, but will be the right answer. सही आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस। जो हमारे ट्रेडिशनल 4 पीस हैं, जब हम टेंजिबल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, प्राइस की, प्लेस की और प्रमोशन की, ठीक है। लेकिन जब हम सर्विस मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं तो हम 7 पीस की बात करते हैं। इन 4 पीस के साथ साथ हम 3 पीस और जोड़ लेते हैं, जो है हमारे पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। इसलिए हमारा जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया मार्केटिंग से रिलेटेड। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।